नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कल छात्र संघ चुनाव होने हैं, जिसके लिए आम सभा हुई है और कई जगहों पर खासा हंगामा भी देखने को मिला। कुमाऊं विश्वविद्यालय के नैनीताल कैंपस में छात्रों की आम सभा हंगामे की भेंट चढ़ गई। एनएसयूआई ने छात्रों पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया है। इस दौरान हंगामा होता रहा और एनएसयूआई नेता धरने पर बैठ गए। हालांकि जब छात्र नेता छात्रों को संबोधित कर रहे थे, तब एनएसयूआई के प्रत्याशी मंच पर चढ़ गए और भाषण देने लगे। इसी दौरान पुलिस और छात्रों के बीच खींचतान होती रही। इसी हंगामे के बीच छात्र नेताओं ने अपनी बातें रखी और आम सभा खत्म हो गई। में सत्ता पक्ष का जो आपने बोला कि हस्तक्षेप है, इस बात को मैं पूरी तरीके से नकारता हूँ। इसलिए कि ऐसा जब भी जो भी निर्णय हम लोगों ने लिया है किसी भी पक्ष में, वो सब विश्वविद्यालय प्रशासन और चुनाव के कार्यालय से संबंधित सभी लोगों ने निष्पक्ष रूप से और सहमति सर्वसम्मति से लिया। बागेश्वर कैंपस में छात्र संघ चुनाव के प्रत्याशियों ने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान एनएसयूआई और एबीवीपी के प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप किए। इसी बीच दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव किया और छात्रों को शांत करवाया। तो आज गैदरिंग के दिन थोड़ी सी सब ठीक ठाक ही रहा, लेकिन बच्चों में थोड़ी सी बैनर आगे पीछे लगाने के लिए आपस में थोड़ी सी विवाद हो रहा था, जिन्हें समझा बुझा दिया गया है। ऐसा कोई नहीं, सब शांतिपूर्वक चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है। नई टिहरी पीजी कॉलेज में भी छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में उत्साह है और यहां एबीवीपी और सत्यमेव जयते ग्रुप में टक्कर है। एनएसयूआई ने इस बार छात्र संघ चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। नई टिहरी पीजी कॉलेज में सत्यमेव जयते ग्रुप का ही दबदबा रहा है, लेकिन इस बार एबीवीपी ने भी सभी पदों पर प्रत्याशी उतारे हैं। प्रत्याशी अपने अपने तरीकों से छात्रों से वोट की अपील कर रहे हैं कि इस बार जरूर एक बार चुनिएगा, क्योंकि ऐसा है कि एक समय सिर्फ हम एक बार एक बदलाव चाह रहे हैं। आप बाकी आप काम देख चुके हैं। जिस तरीके से हमारा पूरा पैनल हमारा जीता रहा है हमेशा 10-12 सालों से, इस बार भी हम पूरे संघर्ष के साथ और लगन के साथ जीतेंगे। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत आयोजित रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश के प्रमुख उद्योग समूहों के साथ बैठक की। उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने सभी निवेशकों को 8-9 दिसंबर को आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, तो वहीं उत्तराखंड आध्यात्मिक राजधानी, और इसलिए दोनों के बीच साझेदारी जरूरी है। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड अपनी जीएसडीपी को 5 साल में दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी इसी का हिस्सा है। सीएम धामी ने उद्यमियों से कहा कि उन्हें उद्योग की स्थापना में किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। कई नीतियों को निवेशकों के हिसाब से सरल बनाया गया है। 10 लाख करोड़ के एमओयू हमारे हो चुके हैं, निवेशकों पर करार हो चुका है और यहाँ पर आज भी बहुत सारे प्रस्तावों पर आज करार हो रहा है। तो ये संख्या मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी संख्या है। मुंबई में भी लोगों में बड़ा उत्साह है और वैसे भी उत्तराखंड और मुंबई और महाराष्ट्र का बड़ा संबंध है। हमें लगता है जिस प्रकार यहाँ पर आज बड़ी संख्या में लोग आए हैं और इन्वेस्टर आए हैं, इंडस्ट्री समुदाय के लीडर्स आए हैं, तो एक बड़ा निवेश उत्तराखंड में यहाँ से आएगा। टूरिज्म है, फार्मा है और ऑटोमोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लॉजिस्टिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ वेलनेस है। इन सभी क्षेत्रों में लोगों का और नए नए क्षेत्रों का भी लोग, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं स्किल डेवलपमेंट में भी काम करना चाहते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने बेल सेरेमनी में हिस्सा लिया। एनएसई की तरफ से मुख्यमंत्री के हाथों से बेल बजाकर उनका सम्मान किया गया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के काम को देखा और 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों को आमंत्रित किया। सीएम ने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार उद्योगों के अनुकूल नीतियां बना रही है।
मुंबई में क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। हरभजन सिंह ने सीएम धामी की जमकर तारीफ की और कहा कि उत्तराखंड को प्रगति और समृद्धि की ओर सीएम धामी लेकर जा रहे हैं। हरभजन ने एक्स पर लिखा कि सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास हो रहा है। उत्तराखंड के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को भी तालीम देने का मामला सामने आने के बाद माहौल गर्मा गया। कांग्रेस ने कहा कि इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के दावों की हकीकत सामने आती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि मदरसों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस के हाल किसी से छिपे नहीं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अवैध मदरसों को बंद किया जाएगा, एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी 700 से ज्यादा मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड खुद मदरसा शिक्षा परिषद के पास भी नहीं है। इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है। नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में चल रहे 30 मदरसों में 750 गैर मुस्लिम बच्चे भी तालीम ले रहे हैं। हालांकि मदरसा शिक्षा परिषद का दावा है कि इन मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। यहाँ दीनी तालीम मुस्लिम बच्चों को अलग से दी जाती है। जो हमारे यहाँ जिन 30 स्कूलों में 749 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसमें अधिकतर यानी बिल्कुल 100% वो अभिभावकों की मर्जी से वो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, क्योंकि या तो वहां स्कूल नहीं होंगे या कोई भी और कारण रहा हो। मदरसा शिक्षा बोर्ड इन मदरसों को कोई खर्चा नहीं देता। सरकार से संबंध नहीं है तो सरकार भी इनको ऐड नहीं देती। ऐसे में सवाल यह है कि इन मदरसों को फंडिंग आ कहां से रही है, टीचरों की सैलरी कैसे मिल रही है। मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। जिन मदरसों को न शिक्षा विभाग से मान्यता है, न एनसीईआरटी की मान्यता है, मजबूर होकर बच्चों को वहां पर शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता है। और इससे साफ दिख रहा है कि सरकार की जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो आरटीआई के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए था, उन बच्चों को ऐसे स्कूलों में जाना निश्चित रूप से सरकार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है। विषय संज्ञान में आया तो सरकार के विषय संज्ञान में आने पर सरकार तो कार्रवाई कर रही है ना। ये तो कांग्रेस के जमाने में क्या हाल था, ये तो आप जान ही सकते हैं कि किस तरीके से इनको मदरसों को संरक्षण दिया गया है, किस तरीके से उनके जमाने में अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन कांग्रेस तो उस तरफ देखती नहीं थी। जानकार कहते हैं कि गंभीरता से जांच हुई तो मदरसों की तादाद और इनमें पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इसे बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए गंभीर चिंता भी जताई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। चमोली के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर खचड़ा नाले की ट्रीटमेंट का काम शुरू हो चुका है। बरसात के सीजन में लामबगड़ के पास खचड़ा नाला तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है, जिसकी वजह से 4 धाम आने वाले यात्रियों को बहुत मुश्किलें होती हैं। कई घंटे तक सड़क बंद रहती है। वहीं अब नाले की ट्रीटमेंट का काम पूरा होने के बाद लोगों को बड़ी समस्या से राहत मिल जाएगी। हवस की भूख मिटाने के लिए देहरादून में 23 साल का एक युवक ऐसा अंधा हुआ कि आरोपी ने मकान मालिक के पालतू बिल्ली को ही शिकार बना लिया। पुलिस ने बिल्ली से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजधानी देहरादून से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनते ही लोगों में हैरानी होने लगी है। मामला है बिल्ली से रेप का। बताया जा रहा है कि बिहार के रहने वाले 23 साल के पवन कुमार ने अपने मकान मालिक की पालतू बिल्ली को अपनी हवस का शिकार बना लिया। बिल्ली से अनैतिक काम किया, जिसके बाद महिला बिल्ली को मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर गई। हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर्स ने मेडिकल में बिल्ली के साथ अप्राकृतिक कुकर्म होने की पुष्टि की है। उसने आरोही ने बोला मम्मी बिल्ली तो दे नहीं रहा वो, तो मैं नीचे उसका दरवाजा भी ढपता। मैंने कहा भैया बिल्ली क्यों नहीं दे रहे? मैंने ऐसे दरवाजा खोला तो उसके साथ गलत काम कर रहा था। उसने दरवाजा अंदर से लॉक नहीं किया था, फेर रखा था।
जैसे उन्होंने देखा तो वो उसके साथ जो भी हम कहते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहा था उसका। तो जैसे ही ओनर को देखा उसने एकदम से बिल्ली को बाहर फेंक दिया और अपने कपड़े पहनने लगा। इतने में बिल्ली जो थी वो बेहोश हो गई। उसके पूरे पीछे पूरा ब्लड था, आगे मुंह में भी ब्लड था, क्योंकि इसने मुंह बहुत बुरी तरीके से बंद किया हुआ था उस बिल्ली का। देहरादून में कैंट कोतवाली के डकरा की ये वारदात है और बिहार का रहने वाला आरोपी पवन कुमार महीने भर से उसी मकान में किराए से रह रहा था। पुलिस को शिकायत दी गई। इसके बाद पशु क्रूरता अधिनियम और अप्राकृतिक यौन शोषण के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। आरोपी पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तहरीर थाना कैंट पे दी, जिस पर ये 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा लिखा गया, जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। देहरादून में बिल्ली के साथ हुई क्रूरता का ये पहला मामला है और अब एनिमल लवर न सिर्फ आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं, बल्कि ऐसे लोगों को इलाके से बाहर खदेड़ने की भी मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और अगली खबर चमोली से। यहां बद्री केदार मंदिर समिति में वित्तीय अनियमितता की जांच शुरू हो चुकी है। शासन के आदेश के बाद चमोली के सीओ मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं सीओ ने बद्री केदार मंदिर समिति से जरूरी जानकारी मांगी है। बीकेटीसी में विज्ञापन प्रकाशन को लेकर गड़बड़ी सामने आई थी, जिसके बाद लगातार इस मामले की जांच की मांग हो रही थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बाबा केदारनाथ के धाम में हैं और उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल ने सुबह केदारनाथ में योग और ध्यान किया। इसके बाद राहुल 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर भैरवनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की। वहीं राहुल गांधी आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल भी गए और दर्शन किए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने केदारनाथ में ही भंडारा करवाया। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद लिया। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। राहुल गांधी केदारनाथ पहुंचे हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आपको बता दें, राहुल गांधी की ओर से पूरी कोशिश हो रही है कि अपने इस दौरे को राजनीति से दूर रखें। यही वजह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने दूरी बनाई, मीडिया से भी अब तक दूरी बना रखी है। राहुल गांधी आज सुबह जब केदारनाथ में रुके, कल रात्रि विश्राम यही किया था उन्होंने, आज पूजा अर्चना की, ध्यान किया, भैरवनाथ मंदिर भी पहुंचे, पैदल ही यहां पर भी पूजा अर्चना की और फिर भंडारा किया है। तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति को धार देते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। रोशन बढ़िया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी, माता विष्णा देवी और दोनों बेटों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने उनका स्वागत किया। बद्रीनाथ धाम का विशेष प्रसाद भी भेंट स्वरूप दिया। सीएम धामी की पत्नी ने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की और प्रदेश में खुशहाली की प्रार्थना की। इससे पहले सीएम धामी की पत्नी केदारनाथ धाम भी गईं और भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। वहीं से पहले सीएम धामी का परिवार केदारनाथ धाम गया, जहां उन्होंने मंदिर में रुद्राभिषेक पूजा की और भगवान केदारनाथ से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में फोटो खींचने का मामला एक बार फिर चर्चाओं में है। रविवार को केदारनाथ दर्शन को गए बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का केदारनाथ गर्भगृह में फोटो वायरल हो रहा है। गर्भगृह का ये फोटो वायरल होते ही कांग्रेस और दूसरे विपक्ष पार्टियों ने मंदिर समिति, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बीजेपी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि आम श्रद्धालु और धीरेन्द्र शास्त्री के लिए नियम अलग अलग क्यों हैं। वहीं मंदिर समिति इस पूरे मामले पर अब सफाई दे रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति पर एक व्यक्ति पर निगरानी करना किसी भी पुलिस प्रशासन के लिए, मंदिर समिति के लिए संभव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारा प्रयास रहता है कि मंदिर के भीतर में किसी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी न हो और हम निरंतर जो श्रद्धालु, तीर्थयात्री, वीआईपी, वीवीआईपी, महानुभाव जो वहां पर पहुंचते हैं उनसे अनुरोध भी करते रहते हैं। आगे बढ़े उससे पहले नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर।
विकासनगर में हुई डकैती का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को सहारनपुर से गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी का ट्रैक्टर बरामद किया गया। रुड़की में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई दुकानों में छापेमारी की और दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए। यूट्यूब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब के नाम पर ठगी करने वाले मोहम्मद वकार को देहरादून की साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ठगी के पैसों को चीन की शेल कंपनियों को भेजा करता था। उत्तरकाशी में 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह ने बैठक बुलाई, केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। बागेश्वर के राजकीय इंटर कॉलेज डोबा को हर साल की तरह बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की गई, जिसके लिए अभिभावकों ने गांव वालों के साथ प्रदर्शन किया, डीएम को ज्ञापन सौंपा। पौड़ी में वाल्मीकि समाज के लोगों ने राज्य आंदोलनकारियों पर आरोप लगाया है कि वो महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति स्थापना काम में अड़चन डाल रहे हैं। टिहरी में जनता दर्शन कार्यक्रम में डीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को मौके पर ही समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। बागेश्वर में जनता दरबार लगाया गया, जनता दरबार में 13 शिकायतें मिली हैं, एडीएम ने सभी लोगों की शिकायत सुनी। गढ़वाल के सुदूर गांव के जनता इंटर कॉलेज के स्कूली बच्चों ने अर्थ वर्ल्ड के तत्वावधान में अलग अलग एक्टिविटीज की, जिसका मकसद बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था। अल्मोड़ा के एसएसजे कैंपस में छात्र संघ चुनाव के प्रत्याशियों ने आम सभा की और छात्रों के सामने अपने दावे वायदे किए। युद्ध के समय अपनी वीरता के लिए देश का पहला परमवीर चक्र और शांतिकाल में एक साथ 2 अशोक चक्र जीतने वाली कुमाऊं रेजिमेंट के लिए आज का दिन बेहद खास है। आखिर क्यों ये दिन खास है, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पार्टी और जश्न के मूड में दिख रहे ये हैं भारतीय सेना के वो वीर जवान जिन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट की 15वीं बटालियन का हिस्सा रहते हुए कई सालों तक देश की आन बान और शान के लिए सीमाओं पर दुश्मन से लड़े। अपने गौरवशाली इतिहास के साथ कुमाऊं रेजिमेंट अब 294 साल की हो चुकी है, जिसका उन्हें गर्व है। और इसी का जश्न ये वीर सेनानी और इनका परिवार कुछ इस अंदाज में मना रहे हैं। ये 15 कुमाऊं रेजिमेंट की एक बहुत शक्तिशाली पलटन है। इसमें सेना के अंदर हमारी पलटन का सबसे सर्वोत्तम नाम है। वह क्षण जब एक ही दिन हमारी मल्हार पलटन को 2 अशोक चक्र मिली, और ये एक हमारे भारतीय इतिहास के अंदर 16 अक्षर में लिखा गया है कि एक ही दिन 2 अशोक चक्र मिले। यह आज तक कारनामा किसी और पलटन के द्वारा नहीं हो पाया है। साल 1730 में महाराज होलकर ने विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबले के लिए मल्हार पलटन बनाई थी। 1954 में इसी मल्हार पलटन का विलय कुमाऊं रेजिमेंट में कर दिया गया, जिसे कुमाऊं रेजिमेंट की 15वीं बटालियन बनाया गया। इस रेजिमेंट में ज्यादातर सिपाही कुमाऊं के इलाके के रहने वाले ही होते हैं और देश के बड़े योद्धा में इस पलटन का अपना बड़ा योगदान रहा है। और इसी योगदान को याद करते हुए ये पूर्व सेनानी कुमाऊनी गीतों में झूम रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। इधर रुद्रप्रयाग के 3 दिवसीय दौरे पर पशुपालन और जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बगुणा पहुंचे। विकास भवन सभागार में जिला योजना राज्य सेक्टर को लेकर मीटिंग की। मीटिंग में केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो धनराशि जिस योजना के लिए स्वीकृत की गई है, वो राशि उसी योजना में वक्त और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। धनराशि का व्यय करना सुनिश्चित करें ताकि योजनाओं का लाभ आम जनमानस को मिल सके। सिर्फ जिला योजना की बैठक नहीं थी, तो जिला योजना की कैसी प्रोग्रेस चल रही है उसके ऊपर ये बैठक थी। किस विभाग को कितना पैसा रिलीज हो गया, किस विभाग ने कितना काम धरातल पे उतारा है,
उसके साथ साथ केदारनाथ जी के जो काम चल रहे हैं उसके ऊपर एक हमारी बैठक थी, कितना काम हो गया, क्या काम पेंडिंग है, जो घोड़े खच्चरों का कितने हमारे यहाँ पर डेथ हुई है, क्या क्या हमने उनके लिए प्रयास किए हैं। पर्यटन विभाग में विशेष कार्यकारी अधिकारी भास्कर खुलबे और पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मास्टर प्लान के काम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शेष नेत्र, बद्रीश झील, अराइवल प्लाजा और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा के साथ ही रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के कामों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यदायी संस्था को मास्टर प्लान काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के बाद विशेष कार्यकारी अधिकारी और पर्यटन सचिव ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भी किए। पहाड़ों पर इन दिनों रामलीला का मंचन हो रहा है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। आपको भी दिखाते हैं पहाड़ों की रामलीला। उत्तरकाशी में इन दिनों कई गांव में रामलीला की धूम है। ग्रामीण देर रात तक रामलीला को देख राम के भजन करते नजर आ रहे हैं। लदाड़ी में भी इन दिनों रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं रामलीला देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीला का जो आयोजन हमारे तमाम लदाड़ी और लदाड़ी से लगे पूरी बाड़गड्डी के लोग जो इस लीला कर रहे हैं, उससे भगवान के प्रति भगवान तो भावना से बनता है और भावना के साथ भगवान की लीलाओं में जो हमें सिखाया जाता है कि भाई से भाई के प्रति कितना प्रेम था। पहाड़ में नवरात्रों में खेती का काम होता है, इसीलिए नवरात्र में रामलीला नहीं की जाती और अब काम खत्म होने के बाद रामलीला का मंचन होता है। वहीं रामलीला में राम और सीता के पात्र भी रामलीला से राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारने का संदेश लोगों को दे रहे हैं। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भगवान राम ने जो हमें मर्यादा सिखाई है, माँ के प्रति कैसा बेटे का प्रेम, पिता की आज्ञा का पालन, भाई के प्रति जो प्रेम है, यही बताना चाहता हूँ मैं आपको। कहना चाहूँगी कि हर एक महिला को आगे बढ़ना चाहिए। ये शर्म की बात नहीं, क्योंकि ये धर्म की बात है और हम अपने सनातन धर्म के लिए ये सब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है रामलीला के लिए तो स्पेशली हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। पहाड़ की रामलीलाएं खास होती हैं, क्योंकि यहाँ कई रागों में रामलीला की चौपाई गाई जाती है। वहीं रामलीला को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18 पर ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। जब भक्ति की धारा बहाई गई,